हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, आज मैं एमसीक्यूज़ का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आज के सेशन में हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और कुछ क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशंस के डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूँ, जिन लोगों के पास अभी भी पीडीएफ नहीं है उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस लिंक पे विज़िट करो, पूरी डिटेल आपको कैसे पीडीएफ मिलेगी उसमें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ए all future profit and future losses, B all future profit but leaves all future losses, C all future losses but leaves all future profit। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो हमें ये कहता है कि आप फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स या गेन को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब उसके हिसाब से हमारी राइट ऑप्शन क्या बन रही है। तो इसमें पहली ऑप्शन जो थी उसने कहा था ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड फ्यूचर लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बी ऑप्शन में उसने कहा था ऑल फ्यूचर प्रॉफिट बट लीव्स ऑल फ्यूचर लॉसेस, कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को तो ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस को हमें छोड़ देना है। ये भी गलत है। सी ऑल फ्यूचर लॉसेस बट लीव्स ऑल फ्यूचर प्रॉफिट, कि हम सारे फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड करेंगे लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं। राइट आंसर इज सी, कि हमें फ्यूचर प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं करने हैं लेकिन फ्यूचर लॉसेस को हमें रिकॉर्ड कर लेना है। चलिए दोस्तों, आई होप ये क्लियर है। सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से इनमें से कौन सी है जो हमें ट्रांजैक्शंस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है। सबसे पहले बता दूं कि जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हमें वो ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करनी है जिनको हम मनी में मेजर कर सकें या जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है। तो अब देखते हैं उसके हिसाब से राइट ऑप्शन क्या है। ए आर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, कि सब ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। बी आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स, जिनको हम मनी टर्म में एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगा सकें, उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सी आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकें, हम उनको रिकॉर्ड कर सकें, वो हम उनकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। राइट आंसर इज़ सी, कि वो सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकें, हम उनको ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला और ए और बी ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि हम सारी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं करते। हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी में मेजर कर सकें। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से अब सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट क्या है वो समझ लो। कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें किसी भी एसेट्स को जो रिकॉर्ड करना है, वो जो प्राइस हमने उसके लिए पे किया उस प्राइस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एसेट हमें रिकॉर्ड करना है तो उस प्राइस पे करना है जो प्राइस हमने उस एसेट को ख़रीदने के लिए दिया। तो अब उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू पेड फॉर देम, कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जो वैल्यू हमने उसके लिए पे की। बी एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज, कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू को एस्टिमेट लगा के, अंदाज़ा लगा के कि उसकी अभी मार्केट वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट इज़ सी ऑप्शन इज़ एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कि एसेट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो कम होगी। और डी नन ऑफ दीज। अभी मैंने बताया कि किसी भी एसेट को हम किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जो प्राइस हमने उसको खरीदने के लिए पे किया। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट वैल्यू पेड फॉर देम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न ए बिजनेस इज़ अज्यूम्ड एज हैविंग। सबसे पहले बता दूं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो भी हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं इसकी एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए लॉन्ग लाइफ होती है। ये हम ये सोचकर कभी शुरू नहीं करते कि इसको 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद या 20 साल के बाद हमें बंद करना है। ये एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। 20, 50, 100 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए हम उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब ये
गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ये कहता है एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस इज अज्यूम्ड एज हैविंग, एक बिजनेस की हम अज्यूम कर देते हैं कि उसकी कितनी लाइफ है, ए लिमिटेड लाइफ, बी एन इनडेफिनिट पीरियड लाइफ और सी ए वेरी लॉन्ग लाइफ। तो किसी बिजनेस की लिमिटेड लाइफ नहीं है ना ही लॉन्ग लाइफ, क्योंकि एक बिज़नेस की एक इनडेफिनिट पीरियड की लाइफ होती है, वो शॉर्ट या लॉन्ग नहीं, इनडेफिनिट मतलब जिसका पता नहीं, वो 1 साल भी हो सकता है, वो 20 साल भी हो सकते हैं, वो 50 साल भी हो सकते हैं, तो उसको हम एक इनडेफिनिट पीरियड बोलेंगे। सो राइट आंसर इज बी, इनडेफिनिट पीरियड। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ फॉलोइंग कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। इसमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो हमें ये कहता है कि जो प्रोप्राइटर या ओनर है वो बिज़नेस के लिए क्रेडिटर है, यानी बिज़नेस ने जिसका पैसा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो हमें सिर्फ ये कहता है कि हर चीज़ को हमें मनी वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। बी कॉस्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जो कॉस्ट हमने पे की है किसी एसेट को ख़रीदने के लिए, हमें उस कॉस्ट पे उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, और हमें दोनों को रिकॉर्ड करना है। और एंटिटी कंसेप्ट हमें ये कहता है कि बिज़नेस अलग है और ऑनर अलग है। अगर किसी ऑनर ने किसी बिज़नेस को शुरू किया तो बिज़नेस के लिए वो जो ऑनर ने पैसा लगाया वो एक लायबिलिटी है, बिज़नेस के लिए ऑनर एक क्रेडिटर है जिसने बिज़नेस को पैसा दिया हुआ है और जो बिज़नेस को वापस करना है। तो एंटिटी कंसेप्ट हमें यही समझाता है कि बिज़नेस अलग है, ऑनर अलग है। बिज़नेस के लिए ऑनर का दिया हुआ पैसा जो कि कैपिटल कहलाता है वो बिज़नेस के लिए एक लायबिलिटी है, या बिज़नेस के लिए ऑनर एक क्रेडिटर है। और ये कंसेप्ट किस में है, ये कंसेप्ट हमें बताता है एंटिटी कंसेप्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज। सबसे पहले रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है वो समझ लो, उसके बाद हम इसका आंसर लेंगे। रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें कोई भी इनकम तब रिकग्नाइज करनी है या तब रिकॉर्ड करनी है जब हमारी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपने किसी से कोई ऑर्डर लिया गुड्स की सप्लाई के लिए, आपने किसी को गुड्स देनी है और मान लो आप 1 महीने के बाद उसको गुड्स देने वाले हो, तो आप उस इनकम को तब रिकग्नाइज करोगे जब आप उसको वो गुड्स डिलीवर कर दोगे। जब आप उसको वो गुड्स दे दोगे तब आप उस इनकम को रिकग्नाइज करोगे या फिर रिकॉर्ड करोगे। सो रियलाइजेशन कंसेप्ट इम्प्लाइज ए रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, या बी डिलीवरी ऑफ गुड्स, सी द रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। तो मैंने अभी बताया कि रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये कहता है कि जब हम गुड्स डिलीवर कर देंगे तब हम उस इनकम को रिकग्नाइज करेंगे। डजेंट मैटर कि आपको कैश आज मिले या 1 महीने के बाद, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग या उस रेवेन्यू को हम कब रिकग्नाइज करेंगे, जब हम गुड्स डिलीवर कर देंगे। सो राइट आंसर इज बी, मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। चलिए दोस्तों आई होप ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज IFRS इज बेस्ड ऑन। ठीक है, IFRS किसके ऊपर बेस्ड है, ए हिस्टोरिकल कॉस्ट, बी फेयर वैल्यू, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो IFRS किसके ऊपर बेस्ड है ये आपको बता दूं, इज बी यानी फेयर वैल्यू है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी। किसी भी बिजनेस की जो लाइफ है, अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। हम किसी बिज़नेस की जो लाइफ है, जैसे मैंने बताया था बिज़नेस है एक गोइंग कंसर्न है, तो उसकी जितनी भी लाइफ है चाहे वो 5 साल की है 50 साल की, उसमें जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं वो किस कंसेप्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास हैं, ए मैचिंग कंसेप्ट, बी कंजर्वेटिज्म, सी अकाउंटिंग पीरियड और डी कॉस्ट। मैचिंग कंसेप्ट तो हमें ये कहता है कि जिस साल की इनकम्स हैं उनको हमें मैच करना है उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ, सो दैट उस साल का हम प्रॉफिट या फिर लॉस निकाल सकें। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमें फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड कर लेने हैं लेकिन फ्यूचर गेन्स रिकॉर्ड नहीं करने। अकाउंटिंग पीरियड हमें कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी एक बिज़नेस की लाइफ है, चाहे वो 10 साल की है या 20 साल की है, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जो कि नॉर्मली 12 मंथ्स का होता है, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, सो दैट कि हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस एक रेगुलर इंटरवल के बाद कंपेयर कर सकें अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ। सो वो कंसेप्ट कौन सा है, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसमें हम अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, जो कि 12 महीने का नॉर्मली होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज़
नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ड्यू टू, जो नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव, नॉन फाइनेंशियल मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, ये तो आपने अभी पढ़ा भी है, तो हम नहीं रिकॉर्ड करते किस कंसेप्ट के हिसाब से? ए डुअल कंसेप्ट, बी अकाउंट कंसेप्ट, दिस इज़ नॉट अकाउंट, दिस इज़ एक्रूअल कंसेप्ट, सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और डी एंटिटी कंसेप्ट। तो आपको पता ही है कि हम जो बिज़नेस की कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकें हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, और वो कंसेप्ट कौन सा है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जो ये कहता है कि जो नॉन फाइनेंशियल यानी ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी चीज़ ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये कंसेप्ट हमें कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है? ये बताता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटरमिनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन कंसेप्ट में से कौन है कि जब हम किसी बिजनेस की नेट इनकम निकालते हैं, ऑल कॉस्ट and are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue। सिंपल कि हमें किसी भी साल की इनकम निकालनी है, कौन से कंसेप्ट में हम जिस साल की इनकम्स लेते हैं उसी साल के एक्सपेंस लेते हैं। ये मैंने अभी डिस्कस भी किया कि हमें अपने इस बिज़नेस का जो प्रॉफिट निकालना वो कैसे निकालते हैं, हम उस साल की इनकम को उसी साल के एक्सपेंस में से माइनस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैच करना मतलब इनकम को अपने एक्सपेंस से मैच करके हम अपना नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालते हैं। सो राइट आंसर इज ए यानी मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चीज़ हम मनी वैल्यू में मेजर करें हमें वही रिकॉर्ड करनी है। कॉस्ट कंसेप्ट भी बता चुका हूँ कि एसेट को जो प्राइस हमने पे किया उस वैल्यू पे हमने रिकॉर्ड करना है। डुअल कंसेप्ट, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों का हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नॉट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हम स्टॉक को उसकी कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं, वो किस कंसेप्ट के हिसाब से हम उसको करते हैं। फर्स्ट ए इज़ कंसिस्टेंसी, बी इज़ कंजर्वेटिज्म, सी इज़ रियलाइजेशन कंसेप्ट, डी इज़ मैचिंग कंसेप्ट। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो है वो हमें ये कहता है कि फ्यूचर गेन्स को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज़ कंजर्वेटिज्म, जिसमें अगर मान लो एक स्टॉक हमने 1000 रुपये का ख़रीदा और उसकी मार्केट वैल्यू मान लो 1200 है, 1200 है, लेकिन हमें उसको 1000 पे ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि हम फ्यूचर गेन्स को कंसीडर नहीं कर सकते। और वो कंसेप्ट कौन सा है? कंजर्वेटिज्म यानी बी। चलिए जी नेक्स्ट इज़ 12th। X Limited follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to। X Limited जो है अपने एसेट की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट यानी कम कर रहा है अकॉर्डिंग टू विच मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कि अपने एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ कर रहा है ईयर आफ्टर ईयर, यानी हर साल सेम मेथड यूज़ कर रहा है। तो ये कंसेप्ट किस चीज़ से ये कंसेप्ट आया है? उसमें ऑप्शन हमारे पास है ए कंपेरेबिलिटी, बी कन्वीनियंस, सी कंसिस्टेंसी, डी नन ऑफ दिस। तो आपको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था कंसिस्टेंसी, जिसमें मैंने कहा था कि अकाउंटिंग में जब जो मेथड हम अडॉप्ट कर लेते हैं एक बार, हमें हर साल फिर उसी मेथड को फॉलो करना होता है। वो कौन सा कंसेप्ट मैंने बताया था? कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में आपको याद रखना है कि एक बार जो मेथड आप फॉलो करोगे आपको हर साल उसी को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे यही लिखा है कि एक्स लिमिटेड ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अपनी मशीनरी को डेप्रिशिएट किया और हर साल सेम मेथड से कर रहा है। तो ये कौन से कंसेप्ट में आता है? कंसिस्टेंसी, यानी इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज IFRS, और कहता है IFRS क्या है? ए रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बी प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों IFRS जो है वो जो प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने पढ़े थे जितने भी, ये उसके ऊपर बेस्ड है। सो राइट आंसर इज बी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके भी कुछ MCQs हम डिस्कस कर लें। सो यहाँ पे फर्स्ट है पॉइंट आउट करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें से कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो करेक्ट है? ए हमारा कहता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। हमारे एसेट्स किसके बराबर होते हैं? लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के डिफरेंस के बराबर, यानी माइनस मतलब डिफरेंस के बराबर।
बी कहता है लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होती हैं, कैपिटल और एसेट्स के बराबर। सी कहता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़, की कैपिटल किसके बराबर है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के टोटल के बराबर। और डी कहता है लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। सो राइट आंसर इज डी। अब कैसे है ये राइट आंसर, ये आपको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने 1000 रुपये से बिज़नेस शुरू किया और इस 1000 में मान लो 800 मेरा खुद का पैसा है और 200 मेरी लाइबिलिटीज़ मैंने कहीं से लोन लिया है, तो ये अकाउंटिंग क्वेश्चन तो हमारी हो गई बराबर कि 1000 रुपये के एसेट्स जिसमें कैपिटल यानी मैंने खुद कितना पैसा लगाया 800, ये मेरा खुद का था, और 200 की मैंने कोई लाइबिलिटी ले ली या बैंक से लोन ले लिया। अब यहाँ पे हमारा डी पार्ट जो है वो कहता है लाइबिलिटी इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, तो लाइबिलिटी 200 है। तो आप देखो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, एसेट्स कितने के हैं 1000 के, इसमें से अगर आप कैपिटल माइनस कर लो 1000 में से माइनस अगर आपने कैपिटल कर ली 800, तो आपके पास कितना बच रहा है 200 बच रहा है। तो आपका आंसर सही आ गया, दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो आपका आंसर क्या रहेगा, लाइबिलिटीज़ किसके बराबर है, एसेट्स माइनस कैपिटल। ये सिंपल आप ऐसे भी देख सकते हो कि एसेट्स का मतलब हो गया जो टोटल आपके पास आपके बिजनेस में जो टोटल एसेट्स हैं उसमें आपने जो लोन ले रखे हैं वो भी हैं। अगर आप टोटल एसेट्स में से बिज़नेस की जो लाइबिलिटीज़ यानी वो पैसा जो आपने किसी का देना है वो माइनस कर दो, एसेट्स में से अपनी कैपिटल माइनस कर दो यानी खुद का पैसा, तो एसेट 1000 थे, आपका खुद का 800 रुपये है, तो इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो लाइबिलिटीज़ ही होंगी यानी किसी का पैसा। तो उस हिसाब से आप लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल करोगे तो आपका आंसर ये दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। अब यही वैल्यूज़ आप बाकी की 3 इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपका आंसर दोनों साइड्स बराबर नहीं आएंगी, वो आप करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए बिजनेस हैज़ एसेट्स ऑफ ₹1 लाख। एक बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो 1 लाख के हैं और लाइबिलिटीज़ 20,000 की हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और उसकी कैपिटल कितनी होगी। इसके लिए सेम हम यही चीज़ यूज़ करेंगे कि एसेट्स किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब एसेट्स इसने कहा है कि 1 लाख के हैं, हम एसेट की वैल्यू 1 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसने कहा हमारी जो लाइबिलिटी है वो 20,000 की है। तो आपको पता है कि ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो 1 लाख में से 20,000 लाइबिलिटी है, इसका मतलब हो गया कैपिटल कितनी हो गई 80,000, क्योंकि हमें दोनों साइड्स बराबर करनी है। तो आप देखोगे 1 लाख एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ 20,000 हैं। अगर हमें दोनों साइड्स को बराबर करना है तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 80,000। सो राइट आंसर इज बी, मतलब 80,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैपिटल विल रिड्यूस बाय, हमारी कैपिटल रिड्यूस होगी कब, ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे। बी सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स कैश पे बेचेंगे। सी फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़। देखिए जब हम गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हैं तो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा है, गुड्स हमने खरीदी, हमारी स्टॉक यानी गुड्स हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी, और क्रेडिट पे खरीदी तो हमारी एक लाइबिलिटी भी हो जाएगी कि हमें वो पैसा वापस देना है। तो आपकी गुड्स प्लस हो जाएंगी और लाइबिलिटी भी आपकी प्लस हो जाएगी क्योंकि आपने पैसा देना है। तो ये गलत होगा, कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, आप देख रहे हो। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, अगर आप गुड्स कैश में बेचोगे तो आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन आपकी गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगी क्योंकि कैश आएगा और गुड्स जाएंगी, तो कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फर्नीचर पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीद रहे हो तो मैंने कहा था जब भी हम कोई पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो वो आपकी कैपिटल में से, मैंने कहा था हम क्या माइनस करते हैं, ड्राइंग्स क्या हो गया, जो पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसा निकाला। तो फर्नीचर यहाँ पे उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है तो वो आपकी ड्राइंग्स होंगी, तो ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं। सो राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। लाइबिलिटी इंक्रीज़, एक लाइबिलिटी कब बढ़ती है या इंक्रीज़ होती है। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदें। तो जब भी हम कोई चीज़ उधार पे खरीदेंगे ऑफकोर्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अब हमें वो फ्यूचर में उधार वापस करना है। रेंट ड्यू, हमने रेंट नहीं दिया, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, ये भी फ्यूचर में हमें कभी ना कभी पे करना है। टेकिंग ऑफ बैंक लोन, हमने बैंक से लोन लिया, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, तब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। एंड नेक्स्ट इज़ ऑल, डी इज़ ऑल। तो इन तीनों की वजह से गुड्स खरीदें तब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, रेंट अगर हमने अभी तक नहीं दिया तो हमें देना है फ्यूचर में तब भी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, बैंक लोन हमने लिया तब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी। सो राइट आंसर इज़
डी यानी इन सबके कारण हमारी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रेवेन्यू विल इंक्रीज, रेवेन्यू मतलब इनकम इंक्रीज़ कब होगी? ए परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, जब हम कोई एसेट कैश में ख़रीदें। लेकिन आप देखोगे जब हम कोई एसेट ख़रीदेंगे तो हमारे एसेट्स, जो एसेट हमने ख़रीदा वो इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन कैश डिक्रीज़ हो जाएगी। इनकम पे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये गलत है। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा और वहाँ से हमारी कैपिटल भी कम होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी एक्सपेंस पे करोगे एक तरफ आप कैश कम हो जाएगा, दूसरी तरफ आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो हमारा रेवेन्यू तो है इसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, जब हम गुड्स प्रॉफिट पे बेचेंगे तब हमारी रेवेन्यू मतलब इनकम इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हम गुड्स को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। सो राइट आंसर इज सी, यानी सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एसेट्स इंक्रीज बाय, हमारे एसेट्स कब इंक्रीज़ होंगे? पहला है सेलिंग गुड्स फॉर कैश। देखो जब हम गुड्स कैश में बेचेंगे हमारा कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि गुड्स बेचने पे हमारे पास कैश आएगा, लेकिन हमारी गुड्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। एक एसेट इंक्रीज़ तो एक डिक्रीज़ होगा, तो एसेट्स पे नेट इफेक्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक एसेट जितना डिक्रीज़ हुआ दूसरा उतना ही इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अगर हम गुड्स क्रेडिट पे बेचें यानी उधार पे, तो हमारी गुड्स तो डिक्रीज़ हो जाएंगी लेकिन कैश तो हमारे पास आएगा नहीं, तो इस केस में भी हमारे एसेट्स इंक्रीज़ नहीं होंगे, उल्टा इस केस में तो डिक्रीज़ हो जाएंगे। सी परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, हम मशीनरी खरीदेंगे, एक एसेट इंक्रीज़ एक डिक्रीज़ हो जाएगा, तो एसेट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने की हमने मशीनरी खरीदी उतना कैश कम हो जाएगा और उतनी ही की ही हमारे पास एक दूसरा एसेट यानी मशीनरी आ जाएगी, तो हमारे एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। डी पार्ट परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट, हम मशीन क्रेडिट पे खरीदें तो हमारी मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, लेकिन क्योंकि क्रेडिट पे है तो हमारा कैश यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इस केस में हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो राइट आंसर इज़ परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट इज़ कैपिटल इंक्रीज बाय, हमारी कैपिटल कब इंक्रीज़ होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिले, तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले तो कैपिटल हमारी ऑफ कोर्स इंक्रीज़ होगी। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, मैंने कहा था प्रॉफिट जो है हमारी कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, तो अगर हमने गुड्स प्रॉफिट पे बेची तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर हम और कैपिटल लगाएंगे तब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। डी ऑल ऑफ दीज, तो इन सब के कारण हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है। सो राइट आंसर इज़ डी, यानी ऑल ऑफ दीज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। 8th, विड्रॉ बाय प्रॉपराइटर वुड रिड्यूस, प्रॉपराइटर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकालता है तो उससे क्या चीज़ डिक्रीज़ होगी? ए ओनर इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, इक्विटी डिक्रीज़ होगी और लाइबिलिटी इंक्रीज़। ओनर की कैपिटल तो ज़रूर डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जब भी ड्राइंग्स होती हैं कैपिटल डिक्रीज़ होती है, लेकिन इंक्रीज़ लाइबिलिटी, तब लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होती। सो पहला आंसर गलत है। दूसरा, बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, नॉट कॉर्नर्स, इट्स ओनर्स इक्विटी, यानी कैपिटल और एसेट्स दोनों कम होंगे। तो जब भी ड्राइंग्स करेंगे एक तरफ आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, दूसरी तरफ जो चीज़ आप विड्रॉ कर रहे हो, सपोज करो कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो आपके एसेट्स भी उतने ही कम हो जाएंगे। सो राइट आंसर इज़ बी, यानी बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है, एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी ये गलत है, क्योंकि जब भी कोई ड्राइंग्स होगी तो आपका एसेट भी कम होगा, लाइबिलिटी पे तो कोई फ़र्क नहीं आने वाला, उतनी ही आपकी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। 9th इज़ परचेज ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड, अगर हम फिक्स एसेट्स को कैश पे खरीदें तो इससे क्या इफेक्ट होगा हमारी इक्वेशन पे? ए रिड्यूस करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट, जब हम फिक्स एसेट खरीदेंगे कैश पे हमारे करंट एसेट्स तो कम होंगे। करंट एसेट्स कौन से हो गए? जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स। तो करंट एसेट यानी कैश तो हमारा डिक्रीज़ होगा, लेकिन फिक्स एसेट हमारे डिक्रीज़ नहीं होंगे, फिक्स एसेट हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हम फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो हमारे एसेट्स इंक्रीज़ होंगे फिक्स्ड, लेकिन जो हमारे करंट एसेट्स हैं कैश वो डिक्रीज़ होगा। तो पहला गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों ही कम होंगे। बी पार्ट कहता है कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज़ होंगे लेकिन फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, तो ये पहला गलत है। सेकंड भी गलत है बी। सी रिड्यूस करंट एसेट्स, बिल्कुल करंट एसेट्स हमारे कम होंगे एंड इंक्रीज फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट हमारे इंक्रीज़ होंगे, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे कैश हमारा कम हो जाएगा, वो करंट एसेट्स में आता है, और फिक्स एसेट हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि हमने फिक्स एसेट खरीदा। सो राइट आंसर इज़ सी, यानी रिड्यूस करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स एसेट। नेक्स्ट इज 10th इज बोथ एसेट्स एंड ओनर इक्विटी वुड इंक्रीज बाय, एसेट्स और ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल कब इंक्रीज़ होती हैं? प्रॉपराइटर की ड्राइंग से। ए पार्ट इज़ प्रॉपराइटर ड्राइंग, तो गलत है।
प्रोपराइटर की जब ड्राइंग्स होती हैं तो आपका एसेट्स भी यानी कैश भी कम होता है और कैपिटल भी कम होती है। परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, जब हम मशीन क्रेडिट पे ख़रीदें, जब आप मशीन क्रेडिट पे ख़रीदोगे तो एसेट्स आपके इंक्रीज़ होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी क्योंकि आपने क्रेडिट पे ख़रीदी है। तो इस पर एसेट्स तो इंक्रीज़ होगा लेकिन कैपिटल यानी ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल तो इंक्रीज़ नहीं हुई, ये भी गलत है। पेमेंट टू क्रेडिटर, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम होगा और हमारे क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी भी कम होगी, तो ये भी नहीं इसमें आ रही। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हो गया कि जो प्रॉफिट में से हम पैसा अपने पास रख लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है तो जब भी प्रॉफिट होगा तो आपका कैश इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मैंने कहा था रिटेन अर्निंग इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जैसे कैपिटल को इंक्रीज़ करेगा वैसे ही रिटेन अर्निंग आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगी, और रिटेन अर्निंग का मतलब वो पैसा जो हमने रिटेन यानी अपने पास रखा फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है, जैसे हम रिजर्व रखते हैं। तो दोस्तों अकाउंटिंग क्वेश्चन के आज हमने 10 MCQs किए हैं, इसके आगे के MCQs मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।